3-4 साल पहले पेशेंट मिली थी हमें, तो इसको ना लिम्फ की प्रॉब्लम थी, जब वॉक करती थी तो करती थी और साथ ही साथ ना गिर जाती थी। पुनीत आवाज कट रही है, पुनीत आवाज कट रही है, पुनीत आवाज कट रही है बीच में। हाँ, हेलो 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 हेलो, अब आ रही है? ठीक आ रही है, अब आ रही है। अब आ रही है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ पेशेंट जब हमें मिली थी आज से 3 साल पहले, तो इसको चलने में लिम्पिंग होती थी, पैर लचकता था इसका, और दूसरा इसको सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो मतलब लिम्पिंग की इतनी प्रॉब्लम नहीं बताई इन्होंने। प्रॉब्लम इनको सबसे ज्यादा ये थी कि चलते चलते गिर जाता था पेशेंट, कभी होता था स्कूल में बच्चों खेलते खेलते गिर जाते थे, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इसकी। जब हमने इसकी हिस्ट्री ली, पेशेंट की हिस्ट्री ली, तो पता चला कि पेशेंट नॉर्मली हुआ था और पेशेंट को कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, नॉर्मल पैदा हुआ था। और क्या कहते हैं, कोई एलएलडी वगैरह भी कुछ भी डॉक्टर ने कोई रिकॉग्नाइज नहीं किया था, कोई रिकॉर्ड नहीं था ऐसा कुछ एलएलडी है कुछ ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं। एट द एज ऑफ वो 2.5 साल 2-2.5 साल की जब थी ये बच्ची, तो बीमार हुई थी, हॉस्पिटल में एडमिट थी, थोड़े दिन हॉस्पिटल में रही थी। उसके बाद जब ये बच्ची वापस आई घर, महीने मतलब हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो उसके लेफ्ट हैंड में और लेफ्ट लेग में थोड़ी सी वीकनेस आ गई, ठीक है। तो ये इन्फेंटाइल हेमी भी नहीं है, बाद में एक्वायर्ड हुई है, ठीक है। हाथों में भी, पूरे हाथों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी सिर्फ फिंगर्स में प्रॉब्लम है, फिंगर्स ऐसे है, ठीक है, फिंगर फ्लेक्स्ड है। कौन सा है ये, डीआईपी पीआईपी जॉइंट वो फ्लेक्स्ड है, ठीक। लोअर लिप जहाँ तक बात है, हिप ठीक है, नी ठीक है, जो लेग है राइट वाला लेग बिल्कुल ओके है, लेफ्ट वाले लेग में इसको क्या कहते हैं क्वाइनस डिफॉर्मिटी है, पैर ऐसे है। जब हमने इसकी मेजरमेंट की थी, ऑब्जर्वेशन चेक किया था, इसका जो राइट लिम्ब है वो लेफ्ट लिम्ब से 1.5 इंच छोटा है, बड़ा है, मतलब लेफ्ट वाला छोटा है 1.5 इंच, ठीक है। एग्जैक्ट 1.5 नहीं है ये, एक्चुअली 1.4 है, मतलब 1.5 मान के चल रहे हैं, 1.5 इंच का फर्क है, ठीक है। और जब हम इस पेशेंट को जब हम इसको लेटा देते हैं ना पेशेंट को, तो ये जो डिस्टेंस है कम हो जाती है, ठीक है, फिर ये 1 के आसपास ही रहती है, और जब खड़ा करते हैं तो 1.5 के आसपास होती है। जब हमने ये भी चेक किया, मनीष सर ने भी देखा है पेशेंट, जब हम ये खड़ी होती है तो पेशेंट का जो लेफ्ट वाला वो हिप है ना, वो ऊपर चला जाता है, ऐसे पेल्विक पेल्विक टिल्ट हो जाता है। मनीष सर देखा है ना, आप खड़े करके कैसे हो जाता है उसका, ऊपर चली जाती है। तो इससे हमने ये अंदाजा लगाया कि इसके जो पेल्विक प्रॉब्लम है, मसल्स है पेल्विक की, वो भी क्या कहते हैं ठीक है, इसकी वजह से पेल्विक है, पैर बढ़ रहा है तो वो पहले नीचे टच होता है तो ऊपर चला जाता है, उसकी वजह से ज्यादा एलर्जी नजर आती है। तो हमने कराना शुरू किया तो टीए की टाइट है इसकी लेफ्ट वाली, डिफॉर्मिटी में रहने की वजह से टीए बहुत टाइट हो गई है, हमेशा प्रेस रखती है थी। तो हमने इसको स्टार्ट करा तो टीए स्ट्रेचिंग से स्टार्ट किया था, धीरे धीरे फिर और फिंगर्स एक्सरसाइज की मूवमेंट कराते थे अपर लिम्ब में, टीए करा। उसके बाद हमने धीरे धीरे इसका अपर लिम्ब जैसे मतलब जो लोअर बैक है उस वाले एरिया की भी स्ट्रेंथनिंग कराई, बैक स्ट्रेंथनिंग भी कराई, हिप मूवमेंट्स कराई है इसको। हिप मतलब जैसे बैक पोजीशन में क्या करते हैं, उल्टा लेटाते हैं ना, साइड में लेटा के पैर ऐसे ऊपर उठाओ, डक्टर्स वगैरह जो होती है उसकी भी स्ट्रेंथनिंग कराई, ताकि मतलब ओवरऑल फ्लोर की इसको हम क्या कहते हैं आइसोमेट्रिक्स में बताइए, पेल्विक रीजन। तो ये सारी एक्सरसाइजेस चल रही है इसकी। अब सिचुएशन ये है पेशेंट की कि गिरती तो नहीं है, ठीक है, इतना फर्क पड़ा है कि गिरती नहीं है, लेकिन एक अभी भी पैर में तो जो डिफरेंस है ये योगेंद्र जी को बोथ केस को हमने शूज दिए हैं, पहले भी दिए थे और टूट गए थे, अभी फिर से चेंज किए थे लास्ट ईयर, ठीक है, फिर से इसके शूज चेंज किए हैं। एक प्रॉब्लम इसको और हुई है इस बीच में, क्योंकि हमेशा एक ही ऊपर रहता था तो इसको स्कोलियोसिस भी बनता जा रहा है अब, ठीक है। स्कोलियोसिस के लिए भी एक्सरसाइजेस करा रहे हैं, और इसके जो पेरेंट्स हैं और ये बच्चे को भी हमने बता दिया है कि स्कोलियोसिस की आगे ये प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं। तो अगर आप ये जूते नहीं पहनाओगे, क्योंकि जो जूता दे रखा है वो प्रॉपरली पहनती नहीं है, स्कूल जाती है तो पहनती है, स्कूल नहीं जाती तो घर पे तो बिल्कुल भी नहीं पहनती है, ठीक है, और जैसे नहीं पहनती है तो पैर ऐसे आ जाता है। तो उसको हमने स्कोलियोसिस के भी कौन से बता दिए कि आगे चल के तो बैक पेन रहेगा, प्रॉब्लम आएगी, वो सब भी बता दिए। ये चल रहा है अभी पेशेंट का, अभी तो बहुत मतलब चार्ज नहीं है, पेशेंट जाएगी पेशेंट। चलो ठीक हो गया सर, हो गया। चलो अजय सर, एक पेशेंट है कविता करके, जहांगीरपुरी। हाँ
आवाज सर आवाज कट रही है आज तो बहुत। आ रही है ना आवाज? हाँ। तो आ सर रही क्या है। हुआ 2017 मार्च में आ रही है ना? ठीक है। 2017 में वो पेशेंट मिली थी हमें सीबीआर के थ्रू, नया सर्वे हुआ था तो पेशेंट मिली थी, तो सीबीआर टीम ने हमें मिलवाया। तो हमने देखा कि मतलब जब हम लोग गए तो पेशेंट के माँ बाप से पूछा कि ऐसा क्या हुआ है, तो उन्होंने बताया कि आप खुद देख लो। तो सर देखने में पता चला कि जब चल रही थी ना तो वो उसका एक साइड टिल्ट हो रहा था चलने से। तो अब ऐसे देखने से चलने में पता चला, ऐसे तो पता नहीं चला, लेकिन जब पूरी हिस्ट्री सामने आई पेशेंट से, पेरेंट से डिस्कस हुई, तो पता लगा पेशेंट हुई तो नॉर्मल थी, लेकिन जो 2 साल की 3 साल की थी तो क्या हुआ सर, बीमार हुई और बाबू जगजीवन राम में वो एडमिट हुई। और एडमिट होने के 7 दिन के अंदर सर उसका क्या हुआ, जो अब इंजेक्शन लगा उसको हाथ में या बटक में कहाँ लगा, तो उसका जो लेफ्ट साइड था सर, वो वाला पैर क्या हुआ उसका, वो वीक पड़ना शुरू हो गया। तो अब वीक पड़ना शुरू हुआ, वहां से फिर वो रेफर की गई सर आरएमएल में। आरएमएल में भी 14 दिन तक वो एडमिट रही। तो सर ये 1-1.5 महीना क्या हुआ उसका, 1-1.5 महीना जो है उसका इलाज ऐसे चलता रहा और वो कोई मूवमेंट नहीं कर पाई। तो सब जब डॉक्टर ने वहां बोल दिया कि इसका कुछ नहीं हो सकता, इसे घर ले जाओ, तो वो लोग घर ले आए। तो जब हमने देखा तो सर वही था कि चल नहीं पा रही थी वो, और चलती थी तो एक तरफ झुक रही थी। तो मैंने बताया उन्हें कि भाई मतलब ये तो ऐसा लग रहा है कि पैर छोटा बड़ा है। तो जब चेक हुआ, जब हमने खुद देखा तो सर पैर वाकई में पैर, दोनों पैरों जो लेफ्ट साइड था, आवाज आ रही है ना सर मेरी? आ रही आ रही है ना? हाँ, लेफ्ट साइड से कंपैरिजन में जो राइट साइड था सर वो 1.5 इंच छोटा था। तो 1.5 इंच छोटा था, तो मैंने उनसे पूछा कि तुम लोगों को हॉस्पिटल में मतलब कभी बताया नहीं क्या ये सब? कह रहे ये सब तो हुआ ही नहीं, उसका ट्रीटमेंट ही दूसरा हुआ कि पैर में वीकनेस क्यों है और बुखार क्यों था। तो बुखार पता लगा सर वो था, उसको टाइफाइड बिगड़ गया था, उस कारण उसको बुखार था। तो फिर जब चेकअप किया तो मैंने बताया उनको बारे में कि देखो बच्ची का पैर तो छोटा बड़ा है, तो अब क्या करें? तो उन्होंने पूछा, तो सर ये था कि 2017 में मार्च में मिली, हाँ मार्च 17 में मिली थी ये, और नवंबर में हम लोगों ने वो जो हमारे अनिल जी थे उनके थ्रू, उनकी मदद से पहला एक वो दिया गया था, एक उनको वो दिया हमने, स्पेशल शू दिया था, तो शू रेस के साथ। तो और मैंने उनको कई एक्सरसाइज बताई, और जब चलने देखा मैंने उनको, उस लड़की को, तो जब जब वो चल रही थी तो घुटने पे हाथ रख के चल रही थी। तो क्या हुआ, उसका हिप हाइट था, जो अफेक्टेड साइड से हिप हाइट था, नी फ्लेक्स था, और पैर पैर वही वैसे वाली कंडीशन में थे, ऐसे वाली में क्रॉलिंग पोजीशन में थे। तो हम लोगों ने उसको जूता दिया, और तो जूता दिया, जूता देने के कुछ टाइम बाद सर वो ठीक चलने लगी। तो ये था कि उसकी मम्मी को कुछ एक्सरसाइज बताई हमने, जैसे पैरों में लिटा के पैर के एंकल जॉइंट पे वो बांधना, ये जैसे बताया सरफ की आधी किलो की थैली या कुछ ऐसी चीज मारना ताकि एक्सरसाइज कर सके, चले तो गिरे ना। तो सर जैसी टाइम पास हुआ ग्रेजुअली, और सर 2 साल के अंदर अंदर इतना हुआ था कि वो चलने लग रही थी, लेकिन वो गिर नहीं पा रही थी। तो अभी ये कंडीशन है कि सर हम दूसरी बार उसको लास्ट ईयर वो दिया हमने 2019 में, एक कैलिपर, एक स्पेशल शू और दिया था योगेंद्र जी की हेल्प से। और ये है कि अभी कंडीशन ये है कि सर चल लेती है, एक्सरसाइज करती है, स्कूल भी जाती है। बस ये है कि वो मन मर्जी से पहनती है, तो स्कूल तो पहनती है डेली वो स्पेशल शू, लेकिन घर पे रहती है तो नहीं पहनती वो। ओके, तो बेटर है पहले से? हाँ सर, पहले से बेटर। चलो, अब कौन है? इसका जो लिम्ब लेंथ था जो आपका बता रहे हो, वो मतलब चलने में मतलब पता चल रहा था कि वैसे ही नॉर्मल था? नहीं, लिम्पिंग हो रही थी पता उसकी? चल रहा था, वो ऐसे ऐसे, हाँ लिंपिंग हो रही, ऐसे चल रही थी, ऐसे ऐसे करके। अच्छा सर, एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे हमारा ये एलएलडी में है, पेशेंट लिम्प करता है, ऐसा कुछ है कि लिम्पिंग हम सही कर सके या मेंटेन कर सके? मेंटेन ये लिम्प क्या, किस तरह से? जो लिम्पिंग हो रही है ना पेशेंट की, वो बहुत ज्यादा होती है केसेस में, तो ऐसा कुछ वो मतलब एक्सरसाइज है जिससे हम ये उसको बता सके कि वो लिम्पिंग कम हो जाए उसकी? हाँ, चलिए मैं तुम्हें बताता हूँ कि अगर पेशेंट बड़ा हो गया है 8, 9, 10 साल का, तो हैबिट बन जाती है, हैबिट को ब्रेक करना पड़ेगा। आप कितना ही अच्छा। जूता दे दो, ठीक है, और कितना ही एक्सरसाइज करा दो, लेकिन पहले हैबिट को ब्रेक करना पड़ेगा। जो उछल के चलने की आदत हो गई है ना, ठीक है, हाँ हाँ। बाकी तो आपको मतलब जो मसला जो वीक है उसको आइडेंटिफाई करके उसको स्ट्रेंथन करना ही पड़ेगा, और जो शॉर्ट मसल है उसको स्ट्रेच भी करना पड़ेगा। और अगर
जूता वगैरह देना है तो ठीक है, लेकिन मेन तो मेरे ख्याल से हैबिट है। अच्छा हमें लगता है कि ये जो लिंपिंग करता है मेन ना, उसकी हिप मसल ज्यादा वीक होने की वजह से होता है, तो हमें ज्यादा फोकस हिप की जॉइंट पे करना चाहिए, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है। कर सकते हैं सर, वो तो पूरा इन्वॉल्व हो गया ना। एक बार पैर छोटा हो गया, इक्वाइनेस में चला जाता है, तो आपको एंकल एंड फुट पे भी देखना पड़ेगा। नी को भी थोड़ा बेंड करके चल रहा है, तो अगर वो कुछ है नी में तो नी को भी देखना पड़ेगा, हिप को भी देखना पड़ेगा और स्पाइन को भी देखना पड़ेगा, सारा ही देखना पड़ेगा। सारा इस देखना तरह से पड़ेगा। कहते हैं ना होलिस्टिक अप्रोच ना, वो अप्रोच लानी पड़ेगी। हाँ, मैं मनीष सर की बात से एग्री हूँ। वैसे यादव जी ने भी ठीक ही चीज बोली है। एक्चुअली क्या है कि एक पेशेंट को आदत हो जाती है ना, तो ऐसा मैंने बताया था जब हमने एलएलडी पढ़ा था कि इफेक्ट एलएलडी का इफेक्ट स्पाइन पे भी पड़ता है, हिप पे भी पड़ता है, बोन्स पे भी पड़ता है, ओए भी हो सकता है। तो हमें ना ओवरऑल ऊपर से नीचे तक चेक करना पड़ेगा कौन कौन सी मसल्स खराब है, चाहे वो हिप की है, नी की है, एंकल की है। सब पे काम करोगे और उसके एंटागोनिस्ट पे भी काम करोगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पे कर रहे हो दूसरे पे नहीं कर, सब पे करोगे तब ओवरऑल इफेक्ट आएगा। और साथ के साथ एलएलडी है उसके लिए स्टोरेज वगैरह भी देना पड़ेगा। आप कितनी भी स्ट्रेंथ कर दो, अगर वो नीचे से गड़बड़ है तो वैसे चलता रहेगा। और जो सर ने बोला साइकोलॉजिकल इफेक्ट बन गया है, जो आदत बन गई है पेशेंट को, उसके लिए भी सोचना पड़ेगा ऐसे नहीं ऐसे चलना है। ठीक है, ये सब ये जो चीज है, ये वाली जो चीज है ना, जो सर ने ये बोला है साइकोलॉजिकल वाला, वो हमें कम्युनिटी में करना थोड़ा सा दिक्कत होगी, क्योंकि हम थोड़ी देर करा के आ जाएंगे। क्लिनिक वगैरह पे होते हैं जब पैरेलल बार होते हैं या कुछ चीजें होती है अलग अलग चीजें, उसके थ्रू कराओ तो पेशेंट को समझ आता है। अगर हमारी कुछ अलाइनमेंट है, जैसे अलाइनमेंट का कुछ प्रॉब्लम है, जैसे आपका हिप वाला अलाइनमेंट खराब है या आपका पेल्विस का अलाइनमेंट खराब है, तो कुछ टेक्निक्स होती हैं, उन टेक्निक्स को यूज करके उसका अलाइनमेंट अगर फर्क कर दे तो शायद हो जाएगा मेरे हिसाब से। कुछ हद तक तो फर्क पड़ जाता है। हाँ वो ठीक बोल रहे हो आप। अगर हाँ सर आप बोलिए। ठीक है सर, बोलिए। मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं तो चलो आप बोलो आप लोग बोलो। मैं ये कहता विनोद जी, आप कह रहे हो ना अलाइनमेंट्स, हाँ अलाइनमेंट्स तो जैसे ही जॉइंट खराब होएगा नीचे से आएगा, कंपनसेट करने के लिए सारी ऊपर से नीचे तक, जैसे मैंने बोला अभी पिता के स्कोलियोसिस हो गया है उसको, तो आप चाहे नीचे कितनी भी स्ट्रेंथनिंग करते रहो, अगर स्कोलियोसिस तो उसकी वजह से भी तो इफेक्ट आएगा, तो आपको स्कोलियोसिस के लिए भी काम करना पड़ेगा। ऐसे अगर हिप में बहुत दिन से मतलब टेढ़ा चलते रहते, हिप ट्विस्ट हो गई है, अलाइनमेंट चेंज हुई, तो अलाइनमेंट को ठीक करनी पड़ेगी, तब होगा जो भी होगा। तो ओवरऑल आपकी एग्जाम पे फर्क पड़ता है कि आप क्या एग्जामिन कर रहे हो पेशेंट को, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। और फिर पेशेंट, क्योंकि कम्युनिटी की जहां तक बात है, इतना टाइम इन सब चीजों में लगता है, कम्युनिटी भी नहीं क्लिनिक पे भी, पढ़ा लिखा पेशेंट भी, उसको समझाओ कि देखो आपके यहाँ ऊपर भी काम करना है, नी पे भी करना है, हिप पे भी करना है, तो बोलेगा अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो खाली एंकल में प्रॉब्लम है, आप तो बेवकूफ बना रहे हो, पैसा ले रहे हो। तो वो भी आपको समझाना पड़ेगा उसको। हाँ ठीक है, कि सबको बताना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम चल रही है, उन सबको आपको एक्टिविटी करनी पड़ेगी, तब जाकर रिलीफ मिलेगा। होता ही है तो यही है जो सर बोल, तो ब्रीदिंग बेसिक तो प्रॉब्लम यही आती है, बेसिक तो यही है कि तो अगर ब्रीदिंग करवानी। बेसिक तो यही है ना, अगर ट्रू एलएलडी है तो आपको नीचे जूता तो लगाना ही पड़ेगा ना। हाँ सर, वो तो अगर क्या कहते हैं डिफरेंस आ रहा है तो लगाना ही पड़ेगा, डिफरेंस को कंपनसेट करना ही पड़ेगा ना। जूता हो गया, हैबिट हो गई, और मसल्स की स्ट्रेंथनिंग है, स्ट्रेचिंग है, ठीक है ना। तो अब यादव जी कुछ तैयारी है या वही अविनाश का ही शुरू करना है दोबारा से? अविनाश का अब क्या करूं, अविनाश तो केस माना ही नहीं जा रहा है, पुनीत ने बता दिया एलएलडी नहीं, मैं भी नहीं मानता था, लेकिन हाँ, अब वो दूसरा वो केस वाला और है वो भीमनगर का, अरे हाँ, पुनीत भीमनगर का, हाँ, यार वो एलएलडी LLD का है, वो भाई टीए क्या है? टीए क्या है? वो टीए बीमारी है क्या? टीए क्या अरे कहूँ? टीए, अरे यार हेलो, एलएलडी का है वो अविनाश। अरे ये आओ तो है, अगर वर्ड बोल दो ये बोल रहे हैं आवाज सर। ही नहीं आ रही, अरे उसको कौन सी बीमारी है पूछो जैसे ये मैं क्या बता जो दो बताओ टीए आप। टाइटनेस हो रहा है क्या छोड़ो उसको? यार, अच्छा छोड़ो हाँ, ये हाँ छोड़ो, अब हम मेन पॉइंट पे आ जाते हैं। यादव जी, एलएलडी का कोई पेशेंट है या नहीं है?
अब मेरी कमेटी में नहीं है। कोई एक भी कम्युनिटी में नहीं है ना फिर पक्का? पक्का ही बता रहे हैं, हमने देखा था, जो भी पेशेंट की लिस्ट है मेरे पास, हमने देखा था, मुझे नहीं लगा। पक्का? पक्का। हिरकी और उसका जो परिवार था गोल्डन पार्क में, हाँ हाँ, नहीं पक्का नहीं है ना? वो हिरकी तो पीपीआरपी का केस है, तो एक हेमी का पीपीआरपी केस। एलएलडी नहीं होता क्या? एलएलडी होता है ना? तो उसको पीपीआरपी बोलेंगे या एलएलडी बोलेंगे, क्या बोलें? हम डायग्नोस जो लिखेंगे। पीआरपी की वजह से डायग्नोस सर क्या बोले यार, क्या बोले बताओ। डिस्क्रिपेंसी पीपीआरपी लिखोगे आप, जब आप जैसे हम हाँ। डिस्कस, मैंने जो बोला कि उस पे इंजेक्शन लगा था, हेमी भी है, हाथ में भी प्रॉब्लम है, बट वो एलएलडी है, बोला ना मैंने। तो हाथ की बात नहीं करी हमने अभी, वो छोड़ दिया हमने सिर्फ उस पे फोकस किया, एलएलडी। ऐसे आप पीपीआरपी बताओगे और उसको खाली वो एलएलडी पे फोकस करोगे, उसको पीपीआर की वजह से ये डिफरेंस आ गया, तो हम ये कर रहे हैं, ये चीज सर बोलो। ऐसा की वजह से कुछ और हो, जैसे कि अब एलएलडी की वजह से स्कोलियोसिस हो, तो हम पेशेंट को बोल सकते हैं कि पहले इसको एलएलडी थी, बाद में स्कोलियोसिस डेवलप हो रहा है, ये हम कह सकते हैं। बोल तो सकते हैं। उस स्कोलियोसिस पे हम डिस्कस कर सकते हैं, अगर स्कोलियोसिस डिस्कस करेंगे तो डिस्कस कर लेंगे। स्कोलियोसिस का रीजन पूछेंगे तो उसमें आएगा, इसको एलएलडी था तो इसको स्कोलियोसिस हो गया। तो ऐसे ही आप एलएलडी बोल हिस्ट्री में डाल दो पीवीआर। तो पेशेंट का आपने देखा नहीं होगा जब वो डायग्नोसिस बनाते हैं कि एक पेशेंट इज प्रेजेंट विद एसटीएन, प्रेजेंट विद दिस 4-5 लाइनें लिख देते हैं कि वो डायबिटीज बना, ये भी है वो भी है। तो सर वो डायग्नोसिस में ये थोड़ी होता है 4-5 लिखते हैं, तो आप भी लिख सकते हो एलएलडी प्लस क्या होता है स्कोलियोसिस प्लस दिस अगर ऐसे कर ली। सही बात है, अगर ऐसा माने तो केस माना जाएगा एलएलडी का, क्योंकि हाँ। पीपीआरपी तो है, उसकी वजह से हुआ है, पैर पतला हो गया, नी जॉइंट में कंट्रक्चर हो गया, तो भी एलएलडी हो जाएगी। सकते हैं ये चीज कि तो ना लेकिन 2-3 चीज हम लिख सकते हैं, जैसे लीवर प्रॉब्लम है तो लिखते नहीं पेशेंट कि लीवर की हाँ प्रॉब्लम है, फिर उसकी प्रॉब्लम है, फिर उसकी प्रॉब्लम है, वो सबको एक साथ लिखते हैं। कल मैंने एक केस भेजा था ना जो रात में कार्डियोमेगेली का, शायद आपने देखा भी नहीं होगा किसी ने, सिर्फ पुनीत ने आंसर दिया था, ठीक है ना। तो ऐसे ही होता है सर, वो पता नहीं होता, बहुत सारी चीजें एक साथ आ जाती हैं। हाँ ठीक। अच्छा एक बात आप लिख बताओ, सकते हो। अच्छा रुक जाओ यादव जी, एक बार बताओ, मतलब ये सोच रहा था आपके पेशेंट्स के बारे में। वर्षा है ख्याला में, पैर छोटा है, उसका अब देखो वही बात यहाँ भी अटक गई। वो भी एक्चुअली वो हेमी का केस है, अभी जो हम कहते हैं, अगर कह सकते हैं, उसमें भी पैर छोटा हो गया। मैं अब एक चीज बताऊं, बहुत अच्छी बात बताता हूँ। अगर हम स्मार्टनेस दिखा रहे हैं तो अच्छी बात है, स्मार्टनेस दिखा लो, क्योंकि आप यार आप बुद्धिमान आदमी हो, हमें मालूम है बुद्धिमान आदमी हो। अगर आपको बात को घुमानी है तो घुमा लो, कोई बात नहीं, मैं आगे से पूछूंगा ही नहीं फिर आपसे। अगर किसी को तैयारी करके नहीं आनी, मैं क्यों पूछूंगा उससे? हाँ नहीं तो आज तो अपनी ये स्मार्टनेस बात अपने बात रखो यार, ना 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 ऐसे नहीं चलेगा। आप आज तक एलएलडी जो वर्षा की आप बात कर, सच्ची बात, मैं स्मार्ट नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ, उसका एलएलडी आज तक हमने समझा नहीं, उसका कभी कोई सूझ है ही नहीं उसके पास। पेशेंट रिफ्यूज कर दे तो हम, पेशेंट ने रिफ्यूज करा ना यार, नहीं पहनूंगी तो ये कहा ना। हाँ हाँ, तो इसीलिए ना उस चीज पे हमने तो नी पे फोकस किया, चलने की एक्टिविटी पे ध्यान दिया, एक्सरसाइज करवाया, तो इसीलिए दिमाग में वो बात आई ही नहीं एलएलडी, और केस भी हमने नहीं उसको अब आप एक मेंशन काम किया। करो, अपने पेशेंट्स में से शनिवार को कहाँ जाते हो आप? शनिवार है अमर पार्क। तो चाहे हिरकी हो, चाहे वर्षा हो, चाहे और कोई हो, एक पेशेंट आप मेरे को बता दो, ठीक है? इसी केस में मैं इतने विनोद से बात कर रहा हूँ, अब अपनी तैयारी कर लो अपनी, मैं बता एलएलडी का एलएलडी, उसके बाद सीटीवी भी आना है, उसके बाद सीटीवी भी करना है। ठीक, सीटीवी का है, ठीक है, ठीक करता हूँ। एलएलडी कर लो आप। रजिस्टर मेरे साथ ही रहता है, उसमें लिखा होगा कितने साल के है, उसमें लिखा है।
ठीक है अभी मैं बात करता हूँ, ठीक है, ओके। लेकिन एलएलडी का एज सच नहीं है। एक पेशेंट है जोधराज, जो हेमिप्लेजिया का है, लेकिन बहुत माइनर्स है, तो कुछ ज्यादा उसमें मतलब करेक्शन कर नहीं सकते, हल्का सा है, बस पैर वो रख के चलता है बहुत, और पैर ठीक है। मतलब पहले में जो उसकी दिक्कत ज्यादा थी, लेकिन अब वो लगभग ठीक हो चुका है, थोड़ा सा उसका बस एक प्रॉब्लम है। ठीक है। और आपका हेमिप्लेजिया का रुको, एक है एलएलडी का आपका भी, ज्वालापुरी में मीनाक्षी। सर वो मैं दोबारा बता दूं, दोबारा मैं इसको बस जा नहीं पाया हूँ मीनाक्षी के पास, तो दोबारा जाऊंगा तो उसके बाद मिलूंगा। मैं दोबारा गया था लेकिन ध्यान से उतर गया उसका नाम, तो उसके पास नहीं जा पाया मैं। आपने बोला था ना जब उस फॉरनर्स आए थे तभी कहा था, तो दिमाग से स्किप हो गया उसका नाम जाते वक्त। चलो बाकी जब जाऊंगा तो दोबारा उसको कंटिन्यू कर दूंगा। बाकी अजय, इसमें हेमिप्लेजिया पेशेंट आप है। बोलो, हाँ सर। आप बोलो अजय, ये विनोद जी बोल रहे हैं, बोलो। पता नहीं क्या नाम है, धर्मपाल नाम है, क्या नाम है, नाम में दिमाग नहीं रहता, जो अंदर पेशेंट नहीं है जिसका हाफ बॉडी पैरालाइज है, हाँ वो है एलएलडी का मतलब केस है उसका। जो जो गेट पैटर्न है ना, गेट पैटर्न भी डिस्टर्ब है। अच्छा। लेकिन क्या है ना, वो भी क्या है ना कि हम उसको अगर हम कुछ शूज वगैरह दे देंगे तो हाइट तो बराबर हो जाएगी, पर वॉकिंग पैटर्न नहीं ठीक कर पाएगा पूरी तरह, क्योंकि क्या है उसका वॉकिंग पैटर्न ही वैसा बन गया है। ओके, ठीक है, ये दो पेशेंट ये वाले हो गए तो जिसके अंदर हम। बोल दो जरा। हाँ, इस पेशेंट में ये था कि नॉर्मल आपका मुझे लगता है 4 साल के आसपास हो गया होगा, ज्यादा ही हो गया होगा बल्कि। तो इसमें क्या है कि बेसिकली जो पेशेंट है उसका हाफ बॉडी पैरालाइज हुआ था विद फेशियल पाल्सी, और अपर लिम्ब बिल्कुल जिस टाइम पे हुआ था उस टाइम पे वर्क नहीं करता था, लोअर लिम्ब भी वर्क नहीं प्रॉपर नहीं करता था। तो उसको सिटिंग करने के लिए जो उसकी वाइफ है वो हमेशा सिटिंग करने में एनकरेज करती थी। स्टार्टिंग में उसका मेमोरी लॉस हो गया था, वो सही से बोल नहीं पाता था और अब याद भी नहीं कर पाता था कि उसके घर में कोई है स्टार्टिंग में। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता वो कुछ कुछ चीजें याद रखता है, मतलब कुछ कुछ उसके चीजें दिमाग में है, बट प्रॉपर नहीं है। इवन वो अपना नाम भी भूल जाता है कभी कभी, क्योंकि उसको मेमोरी लॉस है। तो अगर हम पेशेंट के सामने उसको बोलते हैं कि मदर मतलब वाइफ होती है, तो बोलते हैं ये कौन है, तो कभी कभी तो याद आ जाता है कि इसकी वाइफ है, उसका नाम ले लेता है, कभी कभी वो भी दिमाग से उतर जाता है, फिर इसको रिकॉल करवाते हैं। तो इस पेशेंट में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि रिकॉलिंग की दिक्कत है, रिकॉल कराना पड़ता है कुछ कुछ चीजें बार बार। दूसरा, एक्टिविटी में जो अपर लिम्ब है वो थोड़ा सा ज्यादा अफेक्टेड है, मोबिलिटी प्रॉपर नहीं है। जो शोल्डर जॉइंट है वो आपका एक तरह से टाइट है बहुत, मूवमेंट है ना, रेंज ऑफ मोशन बहुत मतलब रेंज ऑफ मोशन कम है। और आपका जो एल्बो है, एल्बो स्ट्रेट रहता है, फिंगर थोड़े फ्लैक्स रहते हैं, तो वो प्रॉपर तरीके से ना वो क्या बोलते हैं, जो नॉर्मल राइट हैंड है तो एक्टिविटी नहीं कर पाता। खाना वाना खाना होता है तो वो उल्टे हाथ से खाता है, उल्टे हाथ से करता है। और इवन उसकी वाइफ उसके साथ करती है, नहाना होता है तो नहा लेता है बट उल्टे हाथ से। ठीक है। उसके बाद उसमें कुछ कुछ चीजें जो अभी डेवलप हुई हैं तो पहले नहीं थी। पहले क्या था कि वो जब भी उठता था गिर जाता था, फॉल कर जाता था, लेकिन जैसे जैसे टाइम था वो गुड अभी आफ्टरनून फॉल सर। गुड आराम से। आफ्टरनून। हाँ, गुड आफ्टरनून। तो अभी का जो पोजीशन है वो वॉकिंग कर लेता है, उसका जो जो फॉलिंग है वो वो नहीं है। इसके अलावा वो थोड़ा बहुत बोल भी लेता है, इवन उससे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे वो आंसर कर देगा। लेकिन उसके साथ एक और चीज है कि वो अपना डिसीजन नहीं ले पाता, तो हमें सिर्फ उसको कमांड देना होता है कि आपको ये करना है तो वो फॉलो करेगा। तो जो डिसीजन मेकिंग यानी कॉग्निटिव फंक्शन उसका कमजोर है, वीक है, जिसकी वजह से वो अपने आप से कुछ नहीं कर पाता। उसे बस कमांड दोगे तब वो करेगा। जैसे बोलेंगे नहाना है तो नहाने के लिए सामान रख देंगे तो नहाना शुरू करेगा। ठीक है, खाना खाने के लिए देंगे तो खाना खाएगा। इस तरह से है। अगर उसको भूख लगेगी तो बोलेगा भूख लगी है, या वाइफ से बोलेगा। लेकिन ज्यादातर होता है कि वो बताता नहीं है, वाइफ का टाइम होता है कि वो खुद खाना दे देती है। मैंने उसकी वाइफ से पूछा कि खुद बोलते हैं, तो उसकी वाइफ ने बोला कि नहीं नहीं ये खुद नहीं बोलते, हमारा जो टाइम होता है हम उस टाइम पे दे देते हैं इस पेशेंट को। ठीक है। तो सर थोड़ा सा उसका वो है, डेली रूटीन वाला जो एक्टिविटीज है थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है पहले से, और ऊपर से जो स्पीच वाला है थोड़ा स्पीच भी क्लियर हुआ है पहले से। चलो ठीक है। अच्छा, एक विनोद जी, मेरा मैसेज हाँ आया जी। है मैडम का, तो हाँ, और वीडियो मांग रहे थे, तो कल वाला भी भेज देना, आज वाला भी भेज देना। ठीक है। ठीक है।
ठीक है, वो एक्चुअली सेव करना होता है ना सर, तो सेव पे क्लिक करता तो टाइम, तो सेव नहीं हुआ था कल, तो आज देखता हूँ कर देना ठीक है। ठीक है, बाकी वो मैं वैसे ही डाल दूंगा यूट्यूब में, वहीं से लिंक दे दूंगा, थोड़ा स्पेस का स्पेस वो डायरेक्टली यूट्यूब में खुल जाएगा। ठीक है यादव जी। हाँ जी, हाँ हो गया या बाद में करोगे? अब कल कर लेते हैं, अब योगेंद्र जी आ गए हैं। अभी उसमें ना हम देख रहे हैं कि ऐसे केस तो 3-4 आ रहे हैं, तो कल जो है 3-4 का कल सबका हम जो बेस्ट है उसको निकाल देना। और दूसरी बात ये है कि सीटीवी अब तो योगेंद्र जी आ गए हैं, तो जो अपना सीटीईबी का था, हाँ कल सब बोल लेना, एक एक पेशेंट सब निकाल के लाना, कल कोई एक्सक्यूज नहीं रहेगा। के साथ पेशेंट हाँ है ठीक सर, ठीक, हाँ कल निकाल रखे हो तो बना रखिए केस हिस्ट्री। चलो अब योगेंद्र जी क्या बोलना था आपका? हाँ जी सर। हाँ जी सर सीटीवी, लाओ जी बोल लो। सीटीवी सर, और एलएलडी का जो बता रहे थे, एलएलडी का भी रह गया था। चलो बोलो ठीक है। एलएलडी का शुरू करें सर? जिसका भी शुरू करना कर लो। हाँ एलएलडी का सर डिस्कस किए थे उस दिन, लेकिन पूरा क्लियर नहीं हो पाया था। लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी, इसमें सर मोस्टली क्या हम पेशेंट को देखते हैं कि 3 टाइप के पेशेंट होते हैं। एक चीज है, आपको क्लियर अगर नहीं है तो सीटीवी क्लियर है क्या? सीटीवी क्लियर है आपको? सीटीवी भी क्लियर है, एलएलडी भी क्लियर है सर, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो जिसमें ज्यादा क्लैरिटी है वो कर लो आज। सीटीवी कर लेते हैं सर। हाँ ठीक है, जी सर, एलएलडी कल कर लेना, ठीक है। ठीक है सर, एलएलडी कल कर लें। सीटीवी भी सर सर इसका जो थ्योरी मेन होता है, जो कॉन्जेनाइटल टेलिपस इक्विनोवायरस डिफॉर्मिटी होती है, तो सर हमने इसका जो हमने स्टडी किया है, और जो मैंने पेशेंट को देखते हैं, 2 टाइप के पेशेंट होते हैं इसमें, कि सीटीवी मींस कॉन्जेनाइटल डिफॉर्मिटी है सर। टैली मींस होता है एंकल, पेस मींस फुट होता है, और इक्विनो वायरस मतलब कि हिल जो होता है, इक्विनो एंड इक्विनस में होता है आपका हिल जो पोर्शन होता है, और वायरस में होता है कॉन्जेनिटल टेलिपस इक्विनो वायरस डिफॉर्मिटी। इसको हम क्लब फुट भी बोलते हैं, मोस्टली इसको हम क्लब फुट बोलते हैं। ज्यादा जो डॉक्टर वगैरह जो प्रिस्क्राइब करते हैं आजकल सीटीवी नहीं लिखते, क्लब फुट लिखते हैं। तो मोस्टली इसमें क्या होता है कि जो हमारा जो फुट का जो पोर्शन होता है डिवाइड 3 पार्ट्स में होता है। एक होता है हिंड फुट, दूसरा होता है मिड फुट, और तीसरा होता है फोर फुट। हिंड फुट जो होता है, जो टेनिस और जो कैल्केनियस होता है, जो दो बोन, जो टार्सल का जो 2 बोन होता है, एक कंसिस्ट करके 2 जो पोर्शन मिलकर बनते हैं, ये होता है हमारा हिंड फुट। रेस्ट ऑफ जो 5 जो टार्सल बोन हो गया, वो बनाते हैं हमारे मिड फुट। और जितने सारे मेटाटार्सल और जो इंटरफेरेंजियल जो होते हैं, जॉइंट होते हैं, फेरेंजियल, मेटाटार्सल एंड फेरेंजियल, ये सर आते हैं हमारे फोर्थ फुट। इसमें हम जो हम देखते हैं कि जो सीटीवी जो है, जो क्लब फुट है, इसमें जो स्टार्टिंग में हम क्या इसको देखते हैं कि इसका हील जो होता है, जो हिंड फुट होता है, ये एलिवेटेड होता है, एलिवेशन में होता है, प्लांटर फ्लेक्स होता है, एलिवेटेड होता है। दूसरा इसमें क्या होता है, जो टार्सल बोन जो होता है हमारा, जो 5 टार्सल बोन हमारे मिड फुट होते हैं, इसमें थोड़ा सा इसमें कैवस डिफॉर्मिटी आ जाती है। और दूसरी बात है कि जो 4 फुट होता है, ये एडक्टेड होता है, एडक्शन। तो मोस्टली सर इसमें जो डिफाइन जो करते हैं हम लोग कि जो हिंड फुट होता है, वो हमारा एलिवेटेड होता है, हिल टच नहीं होता, एलिवेटेड होता है, जिससे हम लोग हिंड फुट से ही उसको हम इन्वर्जन और रिवर्जन को हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है सर, तो हिंड फुट से ही हमारा इवर्जन या इन्वर्जन जो होता है, ये हिंड फुट से ही होती है। 4 फुट जो होती है, ये जो इसमें जो मेटाटार्सल जो हो गया, और जो फेलेंजियल जो जितने इंटरफेलेंजियल हो गए, ये एडक्शन में आ जाता है हमारा, और इनवर्स रोटेटेड होता है हमारा।
ठीक है सर। जो जो फुट होता है एडेप्टेड होता है, जो हमारा मिड फुट होता है, इसमें जो टार्सल जो बोन होते हैं, जो कंसिस्ट जो 5 टार्सल बोन होते हैं, इसमें थोड़ी कैवस डिफॉर्मिटी भी आ जाती है और ये एलिवेटेड होता है, इक्विनस में होती है जो डिफॉर्मिटी होती है। तो इसमें हम लोग जो पेशेंट को जो हम लोग जब स्टार्टली जो हम देखते हैं कि पेशेंट को यदि कोई कंजेनिटल डिफॉर्मिटी है आफ्टर बर्थ, आजकल तो डॉक्टर जो भी क्लिनिकल सिग्निफिकेशन जो आती है डॉक्टर का जो प्रिस्क्रिप्शन के होता है कि बच्चा ये सीटीबी है, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? सीटीबी के लिए सर स्टार्टिंग में पेशेंट आता है तो उसके लिए सर हम लोग क्या करते हैं कि जो पेशेंट जो बच्चा 1 महीने का है या 2 महीने का है या 3 महीने का है, स्टार्टिंग में सर उसको हम लोग एक सीटीबी अगर स्प्लिंट आती है, सीटी जिसको हम लोग डेनिस ब्राउन करते हैं, इसमें इसमें सर इसलिए करते हैं कि दोनों फुट को टाई अप कर देते हैं, बांध देते हैं दोनों फुट, क्योंकि बच्चा खड़ा नहीं हो सकता है। डेनिस ब्राउन स्प्लिंट इसमें जो कभी-कभी पेशेंट को क्या होता है यूनिलैटरल भी होता है और बायलैटरल भी होता है। सपोज पेशेंट कोई यूनिलैटरल है, मतलब साउंड एक पैर राइट का ठीक है, लेफ्ट अफेक्टेड है, यूनिलैटरल है, तो इसमें जो डेनिस ब्राउन जो स्प्लिंट होती है, इसमें क्या होता है लेदर का एक शू होता है। लेदर का एक शू होता है, दोनों फुट में हम उसका क्या होता है ओपन टो होता है। उसमें लेसेस वगैरह को अच्छी तरह टाई अप करके उसको हम लोग नॉक लगा देते हैं और उसके नीचे बेस होता है आपका जो शू का होता है, क्या होता है प्लेट होता है। इसमें आपका जो आवाज गई यार, आवाज गई, आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है सर? अब अब आई। आने सर लगी। हाँ, तो इसमें जो डेनिस ब्राउन जो स्टार्टिंग में अर्ली स्टेज में सर हम लोग डेनिस ब्राउन स्प्लिंट देते हैं और बेड पेशेंट के लिए जो मैक्सिमम 24 आवर्स इसको लगा के रखना है। इसमें यदि पेशेंट का यूनिलैटरल है, सपोज लेफ्ट अफेक्टेड है, उसमें इसमें एक एंगल का उसमें रोटेशन होता है, कितना एंगल करके उसको को रखना है। तो मोस्टली जो अफेक्टेड जो होता है उसमें अप टू हम 65 टू 70 डिग्री उसको हम लोग उसको उसका पैर जो एडेप्टेड होता है तो उसका जस्ट अपोजिट में हम लोग क्या करते हैं उसको एंगल से उसको हम उसमें एंगल सेट करने का होता है, उसको 65 टू 75 उसको एंगल में रखते हैं, सो दैट कि जब उस जो पेशेंट जब उसको लगाएगा तो क्या होता है बच्चा क्राइंग रोता है बच्चा, क्योंकि उसमें उसको प्रेशर आता है, जस्ट उसको जो एडक्शन है उसको जस्ट हम लोग एबडक्ट कर देते हैं उस टाइप से 65 टू 70 डिग्री। जो नॉर्मल होता है उसमें हम लोग नॉर्मली हम 45 डिग्री टू 50 डिग्री रखते हैं, थ्योरेटिकली यही होता है। यदि दोनों है तो दोनों में हम 65 टू 70 डिग्री इसमें हम लोग दोनों को उसको एंगल सेट करके एंड एक बेस जो होता है दोनों जो होता है पोर्शन होता है एंगल सेट करने का, और बच्चा का जो बेस होता है जो बच्चे का जैसा ग्रोइंग होता है उसी हिसाब से उसका जो मेटल प्लेट होता है वो उसमें क्या करते हैं उसको सेट करते हैं। ज्यादा वाइड भी नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हिप का जो पोर्शन है और ये जो हम जो स्क्रू का लगा रहे हैं वो ज्यादा वाइड बेस हो गया, उसी पैरेलल में उसको हम लगाते हैं और एंगुलेशन उसमें देते हैं, सो दैट कि उसमें जो मैक्सिमम जो उसमें पुलिंग होती है, जो बच्चा कोशिश करता है कि एडक्टिव पोजीशन में रखने के लिए, तो उसको जस्ट उसका रिवर्स करते हैं ताकि उसको वो रोकता है वहां पे, इसलिए। और उसमें हम लोग क्या करते हैं स्टार्टिंग में पेशेंट को हम आधा घंटा हाफ एन आवर लगाते हैं, 1 घंटे लगाते हैं, फिर निकल कर देखते हैं कोई अस्कार वगैरह या कोई लैसिंग वगैरह इसमें नहीं आ रही है, तो उसको चेक करके थोड़ा सा पाउडर वाउडर लगा करके और थोड़ा उसमें हम स्टॉकिनेट जो होता है जो कॉटन का जो होता है सॉक्स होता है उसको लगा के रखते हैं। इससे क्या होता है कि उसमें बच्चे को मैक्सिमम प्रेशर एंकल में दे सकते हैं। यदि एंकल में प्रेशर नहीं आएगा तो वो फिर वो जो एडक्शन में है जो ज्वाइंट्स जो होता है जो सबटेलर जो ज्वाइंट होता है वो उसमें वो रोक नहीं पाएगा वो, इसलिए जो स्टॉम सॉक्स या उसका जो वियरिंग सॉक्स होता है उसके ऊपर हम उसको प्रेशर देते हैं और ओपन टो होता है, उसमें एक पीछे में कैंटिलियम साइड में एक ओपन उसमें शू में कटिंग होती है, उसको इसलिए देखते हैं कि कहीं उसका हील जो है वेटेड नहीं होगा। आवाज गई। मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि उसको लगा इसमें क्या होता है फिर आवाज इसमें नहीं आ क्या रही। करते हाँ हाँ सर, अब आ रही है। इसमें क्या होता है आफ्टर 2 मंथ्स 3 मंथ्स बच्चे का जो फुट लेंथ होता है वो बड़ा हो जाता है,
इसमें देखते हैं स्टार्टिंग में 2 महीने में उसमें कुछ ना कुछ उसमें करेक्शन आती है, वो दिख जाता है उसमें। लेकिन फिर उसमें क्या होता है कि जो सूज होती है उसको हम लोग चेंज करते हैं, उसका अगेन उसका मेजरमेंट लेते हैं और फिर से उसका हम लोग जो जो डीवी स्प्लिंट है उसको सेटिंग फिर से कर, उसका जो शू साइज बड़ा हो जाएगा तो उसकी प्लेट भी बड़ी हो जाएगी, उसका बॉडी जो फिजिक है वो भी थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएगा पहले के अपेक्षा से। तो उसमें क्या होती है, जो स्टार्टिंग में मैंने जो डीवी स्प्लिंट लगाया है उससे जो उसके आफ्टर 2 मंथ देखते हैं काफी कुछ उसमें करेक्शन आती है। लेकिन जब तक बच्चा 12 मंथ तक नहीं हो जाता है, जब बच्चा ग्राउंड पे पैर नहीं रखता है, जब तक ये खड़ा नहीं होता है, तब तक इसकी जरूरत पड़ती है। इसके बाद क्या करते हैं, इसमें एक डीवी डेनिस का स्प्लिंट भी होती है। जब बच्चा को यदि वो नहीं लगा सकता या बच्चा वो खड़ा करने की कोशिश करते हैं, जब बच्चा जो 12 महीने के बाद मोस्टली खड़ा होने स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाता है, तो उसमें क्या करते हैं कि एक मोल्डेड एक A4 टाइप का एक डीवी स्प्लिंट उसको बोलते हैं, उसको मोल्डेड बोलते हैं। वो स्प्लिंट हम लगाते हैं और शू के अंदर उसको डालकर इंसर्ट करके फिर उसको हम लोग स्टैंडिंग लाते हैं, है ना? उसी टाइप का एक इसका टुकड़ा होता है होना चाहिए कि रात नाइट टाइम में हम लोग डीबी स्प्लिंट लगाएंगे, डे टाइम में हम लोग जो मोल्डेड जो स्प्लिंट होगा उसको लगाएंगे। जब बच्चा गेट कर रहा है, ज्यादा एक्टिविटी ज्यादा होगा तो उसमें क्या करेंगे, उसमें हम लोग सीटीवी शूज देते हैं। सीटीवी शूज में क्या करते हैं, उसमें करेक्शन क्या होता है इनसाइड शू, और वो बच्चे को कम से कम 5 इयर्स तक उसको हम लोग रेगुलर चेंज करते रहते हैं कि उसका जो लेंथ होगा, है ना, टाइटनेस आ जाएगी। लेकिन बच्चे को जो हम सीटीवी शूज बनाकर देंगे वो बिल्कुल प्रॉपर फिटिंग होनी चाहिए। ये नहीं कि बच्चा है तो 3 महीने का बड़ा बना देते हैं, ऐसा इसमें नहीं। प्रॉपर फिटिंग होनी चाहिए, तभी उसमें जो डिफॉर्मिटी होती है वो पोजीशन में थोड़ा करेक्शन उसको हम ला सकते हैं। ऐसे कुछ लोग पेशेंट ऐसे होते हैं जो बोलते हैं नहीं थोड़ा सा हमको बड़ा बना दीजिए ताकि 1 साल तक चल जाए। लेकिन इस टाइप से बनाने से उसमें कोई करेक्शन नहीं आती है। बच्चे को फिटिंग प्रॉपर्ली होनी चाहिए, ना लूज होना चाहिए, ना ज्यादा टाइट होनी चाहिए, ना उसमें कोई अस्कार वगैरह आना चाहिए। बच्चे को जब भी उसको हम वॉक करवाएंगे तो बीच-बीच में उसको हम देखेंगे, उसको निकाल कर जो जो सॉक्स होता है, वियरिंग सॉक्स होता है, उसको निकाल कर देखते हैं कहीं पर कोई उसमें अस्कार वगैरह तो नहीं आ रहा है या कहीं ब्लड सर्कुलेशन तो ज्यादा कहीं ज्यादा टाइटनेस तो नहीं हो गया। तो ये सब भी इसमें ख्याल करना पड़ता है और इसको हमने डेली डेली हम लोग स्टार्टिंग में क्या करते हैं, उसको हम बाँट देते हैं। 2-2 घंटे 1 घंटे का वॉक किया, फिर बच्चा बैठ गया, फिर उसको हम लोग डीबी स्प्लिंट लगा दिए, जो नाइट स्प्लिंट का हो गया वो उसको लगा दिया ताकि बच्चे को जो करेक्शन आ रही है वो बैक ना जाए। कभी-कभी ऐसा होता है कि जब बच्चा खड़ा होता है या कोई जो ऑर्थोटिस्ट होते हैं या प्रोस्थेटिस्ट होते हैं, यदि उसके पास कोई अवेलेबल नहीं है, उसका पेशेंट के पास यदि उसका कभी-कभी सर्जरी इसकी ऑपरेशन भी होती है, क्या नाम है उसमें? बैंडेजिंग होती है। आपने देखा होगा कभी-कभी बच्चे को क्या करते हैं, उसमें ज़्यादा हो जाती है तो ऑपरेट नहीं करते हैं, उसको क्या करते हैं पीओपी बैंडेज उसमें बैंडेज करके उसको हम करेक्शन लाने की कोशिश करते हैं। तो उसमें देन एंड देयर स्प्लिंट चाहिए। यदि उस समय हम स्प्लिंट नहीं देंगे तो जो उसमें जो रिकवरी हुई है, जो करेक्शन उसमें आई है, तो उसमें क्या होता है यदि हम 2-3 दिन का भी मार्जिन लेके चलते हैं, तो करेक्शन को थोड़ा-सा जो पोज़ीशन उसका होता है, वो मेंटेन करके नहीं रख पाता है। यदि कोई पेशेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो उस देन एंड देयर उसको हम क्या करते हैं, बच्चे को जो जस्ट सपोज़ लेफ्ट में है, तो उसको हम क्या करते हैं उसको राइट का शूज़ पहना देते हैं। इसमें राइट का स्विच बनाने से क्या होता है, उसमें जो प्रेशर जो 4 फुट जो एडक्शन में है, तो उसमें जस्ट अपोजिट प्रेशर है और उसमें जो भी शूज हम बनाते हैं, इसमें जो भी इसमें हम शूज देंगे, इसमें आर्च की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें विदाउट आर्च होती है क्योंकि ऑलरेडी ये कैनवस में इसमें जो हमारा मिड फुट होता है, ये कैनवस में भी आ जाता है। इसलिए इसमें आर्चेज़ नहीं होती है। सिंपल शूज को जस्ट हम यदि लेफ्ट का है तो राइट में बना दिए, राइट का है तो उसमें लेफ्ट बना करके 2-3 दिन तक उसको हम यूज़ कर सकते हैं उसको। लेकिन इसके बाद फिर उसको अल्टरनेटिव जो ऑप्शन है कि जो सीटीवी जो डीवी स्प्लिंट है, जिसको हम ब्रेस बोलते हैं, एज़ ए नाइट स्प्लिंट उसको यूज़ करना है। जो हमारा मोल्डेड जो स्प्लिंट है, इसको फॉर द टाइम बीइंग डे टाइम में यूज़ करना है। यदि इसके बाद फिर यदि बच्चे को कुछ बाहर जाना है, तो वो स्प्लिंट को हम लोग नहीं लगा करके जो हमारा सीटीवी शूज़ हो गया,
उसको लगा करके बच्चे को हम लोग अच्छी तरह से उसको हम 1 घंटे 2 घंटे वॉक करवाते हैं, फिर चेक करते हैं, फिर उसको लगाते हैं, फिर नाइट टाइम में उसको हम लोग क्या करते हैं, तो इस टाइप से जो रिवर्सिबल जो प्रोसेस होता है, ये कंटिन्यू चलती रहती है। सपोज जो शूज है, यदि नीचे का पोर्शन जो करेक्टिव पोजीशन है, वो जब बच्चा चलेगा ग्राउंड पे, तो उसमें जो करेक्शन किया हुआ होता है, वो घिस जाता है। तो उसमें ऑर्थोटिस्ट क्या करते हैं, उसको अच्छी तरह उसको चेक करके उसमें देखते हैं, यदि उसको रेगुलर यूज करेंगे तो जो भी करेक्शन आई हुई है वो बैक हो जाएगी। इसलिए 6 to 7 मंथ इसमें होता है चेंजमेंट, जो भी होता है उसको शू को हम क्या करेंगे, रिप्लेसमेंट करेंगे, मतलब न्यू शूज बनाएंगे, फिर अगेन उसको 6 to 7 मंथ फिर उसको हम चेक करके फिर अगेन बनाएंगे। इस टाइप से अप टू मैंने देखा है कि जो भी फिजिकली कि अप टू 5 इयर्स में उसका 99% जो सीटीबी जो होती है, डिफॉर्मिटी होती है, ये करेक्टेबल है, क्योर हो जाता है बच्चे को और इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती है। कोई क्वेरीज है तो कुछ पूछ सकते हैं इसमें। सर डेनिस ब्राउन स्प्लिंट का जो बताते हैं वो 1 साल तक ही होता है, इसके ऊपर मतलब नहीं, कब तक बनाते हैं उसको? डेनिस ब्राउन यदि अर्ली स्टेज इसका यदि स्टार्टिंग में डायग्नोज कर लिया डॉक्टर ने, ठीक है, आफ्टर बर्थ, तो उसको यदि हम अप टू 5 इयर्स तक यदि उसको हम अल्टरनेट उसको स्टार्टिंग में डीबी स्प्लिंट देंगे, मतलब एज ए नाइट स्प्लिंट। जब बच्चा ग्राउंड पे पैर रखेगा तो उस समय आपका मोल्डेड जो डेनिस ब्राउन उसको नहीं बोलेंगे, उसको मोल्डेड स्प्लिंट बोलेंगे, सीटीबी स्प्लिंट बोलेंगे, और सीटीबी शूज, मतलब ये तीनों चलते रहे। नाइट टाइम में आपका डीबी स्प्लिंट हो गया, डे टाइम में आपका सीटीबी स्प्लिंट हो गया और सीटीबी शूज हो गया। यदि हम इसको रेगुलर और आफ्टर चेकिंग 1 महीने 2 महीने के बाद यदि इसको हम अच्छी तरह से देख करके यदि अल्ट्रेशन करते रहेंगे तो अप टू 5 इयर्स तक ये बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। मैंने देखा है इसको, स्टार्टिंग से देखा है, अब 5 साल तक ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसमें फिर बाद में ऐसा नहीं होता है, नहीं करेगा तो उसको फिक्स डिफॉर्मिटी हो जाती है और बाद में फिर इसको ऑपरेट होता है, फिर भी इसमें 100% या 90% वो क्योर नहीं हो पाता है। ठीक है सर। एक चीज मुझे पूछना है, योगेंद्र जी, एक चीज पूछना है। जैसे आप हाँ। जो ये शूज आप बनाते होंगे, जब बच्चा जब तक नहीं चल पाता है तब तक तो ठीक है, आपने बना दिया, लगा दिया करेक्शन। लेकिन अगर वो बच्चा अगर 3 साल का हो गया, थोड़ा सा वो चलने लायक हो गया, अगर हाँ। तब जब वो शूज बनाते हैं, तब क्या उसमें जैसे अभी आपने बनाया कि हाइंड उसका जो फुट है यानी एंकल, वो उसका हील हील तो एलिवेटेड होता है ना, तो क्या उसमें शूज देखिए रेंज देते हैं या नहीं, देते हैं या नहीं, ये जानना है। क्या चीज नहीं देते हैं। अरे, जो शूज आप बना रहे हो उस पे हाँ। हील थोड़ा हाई करके लगा बनाते हो या लेवल पे करते हो ये? नहीं नहीं नहीं, देखो इसमें क्या होता है, कोई भी टेक्निकली उसको हम करते हैं यदि तो जो उसका जो हिंड फुट जो होता है, इसमें सी एंड डी हिल लगा, सी एंड डी होता है, जो कि इसमें आपका जो वेजेज लैटरल साइड जो होता है, जो जहां से एडक्टेड जो हो जाता है आपका मसल जो होता है, इसमें क्या हाँ होता हाँ, है कि इसको हम लोग लैटरल साइड में क्या होता है, वेज देते हैं। ये लैटरल सब। साइड में जब हम वेज देंगे तो उसमें क्या होगा कि ए इनवर्ड आएगा, ये आपका जो जो अंदर का जो होगा ग्राउंड में टच करेगा, और इसमें सी एंड ई जो होती है, ये जो होती है, और हील में जो एलिवेशन जो दी जाती है, उसको जो इक्विनस डिफॉर्मिटी में आ जाती है, उसी हिंड फुट में सी एंड डी हील होता है, जिसमें वेजेज होती है और आपका किया जाता है नीचे नीचे, दोनों चीज में की जाती है, करेक्शन की जाती है। ऐसे ही नहीं कि आगे पीछे जोड़ दिए, इसमें हम लोग वेज देते हैं, लेटरल से वेज देते हैं, और मीडियल साइड में हम लोग वेज नहीं देते। ठीक है सर सर। एक क्वेश्चन हाँ है कि हाँ बच्चों की ना ग्रोइंग स्टेज होती है और आपने हाँ कहा इसको रेगुलर चेंज करते रहते हैं, तो लेकिन हाँ। एक होता ना वो, कितने टाइम के बाद को रेगुलर चेंज करना चाहिए, मतलब 15 दिन बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, ऐसा कुछ टाइम है किस टाइम के बाद उसको चेंज करना चाहिए? देखो सर, बच्चा यदि डेढ़ है, मतलब 12 महीने से पहले का बच्चा है, मतलब बड़ा नहीं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि मैक्सिमम इसको हमको ज्यादा ध्यान देना है, और एक बार जो एंकर जो उसने प्रोवाइड कर दिया है ना, कभी कभी क्या होता है पेशेंट खुद ज्यादा करते हैं और उसमें खोल करके अपना दिमाग, तो इसमें क्या होता है, जो इसमें उसका रिव्यू होता है ना, जिसको हम बोलते हैं कि आपको आके दिखाना है, इसमें से जब जो जो ऑर्थोपेडिशियन होते हैं हमारे पास भेजते हैं,
फिर मैं उसको चेक करता हूँ, फिर मुझे पता चल जाता है कि आपने एंगुलेशन चेंज किया है। तो पेशेंट बोलता है हाँ मैंने एक बार खोल कर देखा था, साफ सफाई कर रहा था, थोड़ा चेंज कर दिया मैंने। तो फिर क्या हो जाती है, अलाइनमेंट चेंज हो जाती है। फिर से उसको हम चेक करके और अलाइनमेंट एंगल जो उसमें दिखनी चाहिए वो एंगल को उसमें सेट करके पेशेंट को देते हैं। लेकिन जब बच्चा जब चलता है, खड़ा हो जाता है, जब वो ग्राउंड पे टच हो जाकर के जब वो खड़ा होता है, उस समय क्या करते हैं, उसकी जो बच्चे की एक्टिविटी कितनी है, यदि बच्चा डे टाइम में ज्यादा चलता है तो जो जो करेक्शन होगा उसको घिस जाएगा। ठीक है, जो बच्चा थोड़ा कम चलता है उसका क्या होता है कि उसको थोड़ा ज्यादा टाइम उसको लगता है। कभी कभी क्या देखता हूँ कि 6 मंथ नहीं, अप टू 4 मंथ्स में क्या होता है कि जो जो करेक्शन किया हुआ है वो बिल्कुल क्लियरेंस खत्म हो गया सारा कुछ। तो उस केस में क्या करते हैं कि उस बच्चे को हम 6 महीने नहीं 4 महीने में ही उसको हम क्या करते हैं, उसको चेंज करते हैं और उसको पूछते हैं पेरेंट्स को बच्चा कितना चलता है, तो वो तो दिन भर दौड़ता रहता है। हम तो इसमें दौड़ना नहीं है, बच्चे को इस कंडीशन में दौड़ना नहीं है, अपना नॉर्मल गेट करना। यदि दौड़ेगा तो इसकी जो करेक्शन जो की हुई है वो खराब हो जाएगी और बच्चा करेक्ट नहीं हो पाएगा। उसका ग्राउंड पे टच होना जरूरी है और उसका जो स्टेप होना चाहिए वो नॉर्मल होना चाहिए, है ना। आगे की तरफ ये नहीं होना चाहिए व्हील उठा हुआ है और बच्चा 4 फुट पे लेके चल रहा है। तो इस केस में क्या बच्चे की एक्टिविटी कितनी है, कहाँ पे बच्चा है, किस टाइप का बच्चा है, तो जितना कितना इसका गेट ऑफ पैटर्न है, कितना स्टेप पे डे टाइम में चलता है, उस पे भी डिपेंड करता है। कभी कभी मैंने ऐसा देखा है 3 महीने के अंदर मैंने जो शू को उसको चेंज किया, इसलिए जो बच्चा दिन भर उसी को दौड़ता चलता रहता है, काफी चलता है। तो ये बच्चे की एक्टिविटी पे भी डिपेंड करती है। ऐसा नहीं है कोई 6 महीने में इसको चेंज करेंगे, लेकिन है 6 महीने के बाद क्या होता है कि बच्चे का जो ग्रोथ होता है थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, तो उसको टाइटनेस होना शुरू हो जाता है और बच्चा को पिंच होगा तो चलेगा नहीं। इसलिए उसमें क्या करते हैं, फिर से उसको चेक करके नया बना देते हैं। ठीक है सर, तो बच्चे की एक्टिविटी पे भी चेंज करती है। और किसी को कुछ पूछना है क्या? अच्छा एक क्वेश्चन सर, लास्ट एक और क्वेश्चन है। जो सीटीबी के पेशेंट होते हैं ना, उसके अंदर आपका पता होगा जो बोन है ना, बोन अपनी प्लेसमेंट छोड़ देते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि पैरों की पोजीशन थोड़ी शिफ्टिंग होती है, तो क्या हम उसमें शूज में कुछ मॉडिफिकेशन करके देते हैं? हाँ, देखिए सर क्या होता है सीटीबी में क्या होती है कि आप भी देखे होंगे कि जो अफेक्टेड जो लिम्स होता है, सपोज यूनिलैटरल है, तो उसका फुट लेंथ छोटा होता है। ठीक है सर, उसका फुट लेंथ क्या होता है, जो नॉर्मल जो साउंड लिम्ब होता है उससे छोटा होता है। उसका जो जो टिबिया भी जो होता है वो भी आपने देखा होगा कि वो भी थोड़ा शॉर्टन होता है। ठीक है, तो बच्चा जब उसमें मैक्सिमम क्या करते हैं कि बच्चा वॉक करता है और उसको ऑब्जर्व करते हैं। स्टार्टिंग में कुछ हम लोग फुटवेयर में चेंज नहीं करते हैं, नहीं करते। जब बच्चे की देखते हैं जब करेक्शन बिल्कुल सही हो गई है, ठीक हो गया, बोन बिल्कुल फ्लेक्सिबल होता है, तो मैक्सिमम जो भी होता है मैनिपुलेशन में करके वो देख लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि जो थोड़ी बहुत शॉर्टनेस जो उसमें आ जाती है, तो एलएलडी का भी केस इसमें आ जाता है ना। एलएल फिर उसमें स्लाइटली आपने देखा होगा कि एलएलडी भी हो जाती है। जब बच्चा नॉर्मल ठीक भी हो जाता है तो उसका जो जो है अफेक्टेड जो लिम्स है वो छोटा होता है ना। तो एलएलडी में फिर उसको क्या करते हैं, मेजर करके फिर बनाते हैं या उसमें 2 mm शॉर्ट हो गया या 3 mm हो गया, तो इंटरनली उसमें लगा करके वो बच्चा फिर करेक्ट हो जाता है। उसके बाद फिर जरूरत नहीं पड़ती। जो भी बच्चे जो सीटीबी में होता है एक साइड अफेक्टेड है, वो उसका फुट लेंथ भी होता है और उसका जो टिबिया जो बोन होता है वो भी आपने देखा होगा कि वो भी शॉर्टन हो जाता है, वो अच्छा होता है। ठीक है, तो उसमें हम आफ्टर जब रिकवरी हो जाती है फिर उसको हम उसमें एनएलडी का ये करके उसमें क्लियरेंस दे करके शू मॉडिफिकेशन करके नॉर्मली उसको बच्चा वॉक कर पाता है। एक चीज और पूछना था मुझे गोविंद जी, जैसे आपने अभी अभी आपने ये बोला है कि टीबी के पेशेंट में बाद में वो कुछ केस में एलएलडी भी हो जाता है, हाँ लेकिन लेकिन कई बार ना हम ये देखते हैं एलएलडी के केस में हमारी टिबिया तो शार्ट होती ही है, साथ में कई बार टिबिया थोड़ा बेंड सी हो जाती है, कुछ होती है हाँ हल्का कर्व बन जाता है, उसकी वजह हाँ से शायद तो कर्व को दूर करने के लिए कुछ आप मॉडिफाइड करते हैं आप लोग? नहीं सीटीबी केस यदि प्रॉपर यदि सीटीबी शूज बनाया है, यदि प्रॉपर उसने डीबीएस भी यूज किया है, समझ रहे हाँ हैं ना, यदि हाँ हाँ उसने फुटवेयर भी शूज है डीबीएस लिंक हाँ यदि प्रॉपर तरीके से लगाया है तो उसका टिबिया बेंड नहीं होगा, शॉर्टन होगा, छोटा हो जाएगा, हाँ लेकिन वो हाँ, बेंड नहीं होगा। अच्छा आपने उससे देखा होगा करेक्ट हो जाता है।
हाँ, यदि उसको प्रॉपर फिटिंग होकर के यदि वो रेगुलर यूज करेगा तो टिबिया तो शॉर्ट होगा, तो एलएलडी का तो केस होगा। लेकिन यदि वो इसमें अच्छी तरह से यदि शू का जो सीटीबी शूज है प्रॉपर तरीके से नहीं यूज किया है, या आफ्टर 6 मंथ या 4 मंथ जो भी होता है उसमें डॉक्टर को नहीं दिखाया, करेक्शन बैक हो गया और वो टिबिया बेंड हो जाएगा। हाँ यदि उस करेक्शन होगी, यदि सी एंड डी हिल होगा जो भी वेजेज और अंदर करेक्शन दी हुई है, वो यदि घिस गया और उसके बाद भी यदि यूज कर रहा है तो टिबिया तो बेंड होगा ना, लैटरल साइड पे बेंड है, टिबिया बेंड हो जाएगा। तो वही चीज जानना था उसमें। रेयर केस में होता है, रेयर रेयर होता है। सब कुछ करने के बाद भी यदि उसमें कि उसके बाद भी टिबिया यदि बोले हो जाती है तो उसमें हम लोग टिबियल एक ब्रेस बना करके एज ए नाइट स्प्लिंट दे करके, क्योंकि 5 साल का बच्चा फिर भी उसका बोन जो होता है फ्लेक्सिबल होता है, हाँ फिर भी उसमें हम टिबियल एक ब्रेस बना करके, है ना, डायरेक्ट अटैच करके टिबियल ब्रेस बना करके प्रेशर पॉइंट दे करके और उसमें हाँ। जो मिड ऑफ टिबिया है उसमें हम लोग क्या स्ट्रैपिंग करके वो स्ट्रेट हो जाता है। तो फिर वो ये हट करेक्शन, हाँ ये करेक्शन कितने साल तक पॉसिबल हो पाता है? अगर थोड़ा सा कर्वेचर है कितने ईयर तक पॉसिबल हो पाता है? देखिए स्टेज में जब भी हम कर लेंगे, बिलो 10 कर लेंगे तो बच्चे की जो बोन होती है वो फ्लेक्सिबल होती है। उसमें हम प्रॉपर यदि हम बैंडेजिंग नहीं, यदि हम प्रॉपर ब्रेस, टिबियल ब्रेस और उसमें हम लोग स्ट्रैपिंग वगैरह कर दे देंगे तो एक तो मैक्सिमम 6 मंथ या अप टू 8 मंथ तक बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ, अच्छा, नहीं है, यदि वो करता है तो फिक्स डिफॉर्मिटी हो जाती है, फिर तो उसमें हम लोग ज्यादा कुछ सही है, जो सही कर। correction की जो पॉसिबिलिटीज होती है वो कम हो जाती है। लेकिन बिलो 10 इयर्स में यदि उसमें थोड़ी बहुत रह भी जाती है, बो लेग हो जाती है, टिबिया बेंड हो जाती है, तो उसमें हम लोग टिबियल ब्रेस बना करके उसमें स्ट्रैपिंग करके और उसको हम लोग जो स्टेप बाय स्टेप वो जो वॉक करेगा, रात में भी उसको लगाएगा तो ठीक हो जाता है, मैक्सिमम 1 साल में वो ठीक हो जाता है। ठीक है, थैंक यू। हाँ। और सर एक चीज और पूछना था, ये जो आप सामान जो आता है ना इसका मटेरियल का सिस्टम का क्या है? कुछ कॉस्टली भी आता है या सस्ता ही आता है सर? किसका सामान का? इसमें आपने जैसे मैं उसमें बताया था कार्बन का वो डालते हैं लगाते हैं, इसमें सिर्फ वो होगा ना, सिर्फ वो जो शूज बनेंगे नॉर्मल, जिसमें ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा कॉस्ट का नहीं होगा, ऐसा तो है ना? हाँ, इसमें नॉर्मल शूज होता है, इसमें लेदर को शूज को यूज करते हैं, ठीक है, अच्छा क्योंकि और इसमें जो करेक्शन किया हुआ होता है वो अंदर इनसाइड ऑफ एंड आउटसाइड ऑफ द शू दोनों में होता है। सीटीवी में क्या अच्छा होता है, मैक्सिमम इसमें जो हम लोग होते हैं नॉर्मल की तरह इसका जो आपका जैसे फ्लैट फुट होती है ना उसमें आर्च डालते हैं, इसका जस्ट अपोजिट होता है, इसमें आर्च हम लोग देते ही नहीं, बिल्कुल फ्लैट होता है, ठीक अच्छा है, अच्छा इसमें हम है। लोग आर्च, हाँ, कैवस हो जाती है उसकी वजह से, क्योंकि 4 फुट पे चलता है तो कैवस डेवलप हो जाता है इसमें, ठीक है। जो आपका टैलस बोन जो हो गया, रेस्ट ऑफ 5 जो टैलस बोन हो गया, जो आपका नेविकुलर बोन हो गया, जो आपका स्क्वाफाइड हो गया, उसमें जो प्रेशर आता है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो हम स्प्लिंट भी बनाते हैं तो स्प्लिंट भी प्रॉपर बना करके ओवर जो आपका मेटाटार्सल और टार्सल बोन इनसाइड उसमें स्ट्रैपिंग होती है, ताकि वो जो पुलिंग जो स्ट्रैप होती है ऊपर से नहीं देते, उसमें कटिंग करके स्प्लिंट में उसको हम लोग स्ट्रैप निकाल करके उसको स्ट्रैपिंग करते हैं। और आगे का जो पोर्शन होता है वो एडक्शन में जो आ जाता है आपका 4 फुट, उसमें क्या करते हैं आगे का जो पोर्शन टिप जो होता है वो फ्लैट नीचे से कटिंग नहीं होती है, जो मीडियल जो जो आपका जो वॉल होता है वो हम आगे तक रखते हैं सो दैट कि वो बाहर ना जाए, उसमें वहां पे स्ट्रैपिंग करते हैं, एंकल ज्वाइंट पे भी करते हैं और आपका 4 फुट मेटाटार्सल के ऊपर भी करते हैं, तभी ये बिल्कुल स्ट्रेट होगा आपका ये। अच्छा अच्छा हम्म। ठीक है सर। वैसे मैंने क्वेश्चन ये किया था, मटेरियल जो होता है ना, मटेरियल वो हाँ, मतलब सस्ता भी आता है या महंगा भी आता है, बस ये पूछा था बस मैं आपसे। ज्यादा इससे कॉस्टली मैं नहीं आता है। हमारा जो फुटवेयर होता आजकल तो क्या होता है कि जो सीटीवी के जो डीबी स्प्लिंट हो गया, ये अपग्रेड हो गया है। जो हम लोग नॉर्मल अभी दे रहे थे जो लेदर का जो अभी ये क्या हो गया, मैंने देखा भी है कि इसमें क्या होता है कि आपका ये प्लास्टिक का जो आपका सेल होता है ना, ये तो शूज होता है, प्लास्टिक का सेल बना करके काफी उसमें फ्लेक्सिबल प्लास्टिक होती है, हाई क्वालिटी की प्लास्टिक होती है, उसको बना करके दोनों फुट में अटैच कर दिए अपना बार में, उसपे एप्पल का ब्लॉक आता है करीब 5-6 हजार आवाज गई आपकी। करके
है ना, कितना आपको एडक्शन में आपको उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसमें कितना हो सकता है, क्योंकि शूज में क्या होता है, ये कॉन्वेंशनल टाइप का हो गया, शू को लोग ज्यादा यूज नहीं कर पा रहे हैं, वो स्प्लिंट को यूज कर रहे हैं, कि जो आपका जो प्लास्टिक का सेल होता है ना, सेल को लगा दिए, इस तरह से कर दिए, और नीचे जो प्लेट होता है जो बनी हुई होती है उसको सेट कर दिए टाइट करके, और उसमें एंगल प्रोवाइड करके, बेंड करके प्रोवाइड करके उसको कर दिए, वो ठीक हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है कि शूज में क्या होता है, मोस्टली लोग या कुछ लोग का नहीं होता है, पानी में धो देते हैं, या रिंकल्स आ गई, इसका स्कार आ जाता है खुद पर। ठीक है, तो आजकल मैं इसको देख रहा हूँ कि जो सिटी भी जो आपका जो डेनिस ब्राउन स्प्रिंट हो गया है आपका, ये आजकल प्लास्टिक का ज्यादा आ रहा है, जो है आपका लेदर शूज है ये थोड़ा कम हो गया, ये कॉन्वेंशनल करता है कि बार बार नया शूज बनाओगे प्लास्टिक का यूज करो, तो उसमें बना कर बेच देते हैं। चलो हो गया सारा। अब यस सर। 2:30 बज गए हैं, ठीक है, तो सारे के सारे फोन तो कर ही लेना, सारे के सारे। जी ठीक सर। है एक वीडियो आया है सबका, वीडियो और बढ़ा लो थोड़ा सा। सर, बोला तो है सर पेशेंट को, अब जो भेजेंगे उसके ऊपर है। हाँ बोलो 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 बोलो, तुम भी बोलो। मैंने 2 भेज दिए हैं सर, मेरे 2 आए हैं। 2 आ गए हैं, चलो बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मैं कह रहा हूँ कि जो 1-2 पेशेंट जो भूल गए हैं ना, अगर आप डेली तो फोन करते ही हो, एक बार उसको रिमाइंड करा दो तो भेज देगा, ये कहने का मतलब है। हाँ सर, बोल रखा था दोबारा ठीक है, अब और इनके वीडियो पास भेज देना। तो वो नहीं भेज पा रहे हैं, फोन वैसा नहीं है ना, वो क्या बोलते हैं व्हाट्सएप वाला, वो नहीं सेंड कर पा रहे, वो छोटा वाला फोन यूज नहीं कर पा रहे। मैंने कहा कोई अगल बगल में तो देख लो, तो वो भी नहीं यूज हो रहा, तो जिनका है मैंने तो बोल दिया, ज्यादातर घरों में तो होता है यार, आजकल तो जाते हैं तो मैंने वीडियो बोल वीडियो दिया सारा है, व्हाट्सएप में लगे रहते हैं। लगे रहते हैं सर। बोल दिया है उनको। चलो ठीक है, ये है। और कल एलईडी करेंगे योगेंद्र जी, कल 2 से पहले आओगे, 2 बजे आओगे? 15-20 मिनट पहले आ सकता हूँ सर मैं, क्योंकि ना अभी अभी हम लोग तो 2 स्टाफ जा रहे हैं, 2 स्टाफ छुट्टी हो गया, सर मेरे तो यदि आ जाएंगे सर पहले ही जुड़ जाऊंगा सर मैं। पहले आके जुड़ जाना अपने आप, ठीक है। चलो नहीं, आज पहले आज अभी मैं आया था सर, सर आज मेरे रिमाइंड लंच करा दो। आया नहीं। जी सर। और दूसरा ये कि एलएलडी के बारे में एक आधा लोग रह गए हैं, वो कल बता देंगे केस स्टडी, और ठीक शुरुआत है हम कल सीटीईवी से करेंगे, केस स्टडी से। ठीक है सर। ठीक है, और कुछ टॉपिक लेना है क्या, बताओ। एक वो ले लेते हैं, छोटा टॉपिक रिलेटेड रहेगा, अगर कर सकता है कोई, डीएमएस करके कर सकते हैं। तो फिर क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। डीएमएस फुल फॉर्म बता दो यार। डिले माइल्ड मस्कुलर क्या है? डिले माइल्ड स्टोन। सर उसके लिए डिलेड माइलस्टोन के लिए सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि बेबी का बॉर्न 1 ईयर तक में क्या क्या आता है, सोशल में क्या आएगा, सर उसको पढ़ना पड़ेगा। तो उसको अगर करना है तो सर परसों करना, हाँ ठीक है ना, कल आप ये पढ़ लेते हैं। उसमें क्या होगा, हाँ। सबसे पहले हम बाय बर्थ से शुरू करेंगे, बर्थ के बाद जैसे जैसे टाइम बीतता है ना, 1 महीने में क्या आएगा, अच्छा 3 महीने में हेड कंट्रोल आता है, ऐसे करके बताते जाएंगे। हाँ आवाज आ वो रही है थोड़ा अब? हाँ लंबा पड़ जाएगा थोड़ा, ठीक है फिर। डिलेड ठीक है ना। माइलस्टोन में ये सब जो विनोद बता रहा है वो भी ठीक है, उसके साथ जो रिफ्लेक्सेस आते हैं, हम जो टेस्ट हाँ, करते हैं ना, वो सब एटीएनआर एसटीएनआर वगैरह सब, वो भी बताने पड़ेंगे फिर, ठीक है ना। हाँ वो पढ़ सकते हैं, वो पढ़ सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात ये है कि कल एलएलडी का 1-2 लोग वो बताएंगे, सीटीवी का केस स्टडी होगी याद, और योगेंद्र जी बताएंगे एलएलडी पे। योगेंद्र जी कोई ठीक और है सर। छोटा टॉपिक है क्या, और कोई बताने लायक? आप बोलिए सर। इसमें ऑर्थोपेडिक्स में तो सर हमारा सीटीवी का मेन चीज होता है, एलएलडी तो एक छोटा सा हो गया, उसमें पार्ट हो गया, सीटीवी मेन हो गया, और जो सीपी होता है आपका सेरेब्रल। हाँ सर एक चीज
ऑर्थोसिस कर सकते हैं क्या? क्योंकि बहुत सारे है ना हमारे वो जैसे हमारे बैक के हो गए वो नी के हो गए, बहुत सारे ऑर्थोसिस होते हैं। हाँ तो आर्थोसिस। जनरली रिकमेंडेशन में कौन से ऑर्थोसिस पेशेंट को वो करेंगे, रेकमेंड करेंगे उसके लिए? यस, ऑर्थोसिस करेंगे। ऑर्थोसिस कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत लंबा हो जाएगा अगर आप पूरा जनरल लोगे बहुत लंबा तो। होगा, एक एक दिन में नहीं होगा। जॉइंट वाइज एक कर आधा लेते हैं। एक जॉइंट करके लेना पड़ेगा तुम्हें, एक जॉइंट करके लोअर लेना पड़ेगा। बारी बारी से करेंगे सर। हाँ, तो एक काम कर लो, कल तो आप एलएलडी कर लो, अगर टाइम बचता है तो नी जॉइंट भी कर सकते हैं। नहीं सर, फिर ये भी अपर लिम्ब का सर रेडियल नर्व पल्सी हो गया सर, मीडियल नर्व पल्सी हो गया, इसको भी हम कर सकते हैं ना सर उसमें स्प्लिंटिंग अपर लिम्ब के लिए। चलो ठीक है, ठीक है। ठीक है सर, ये तो कर कुछ सकते हैं। कुछ अलग से ले आना तैयार करके, छोटा सा टॉपिक में पहले कल एलएलडी कर लेते हैं सर, अच्छा सा बिल्कुल, और चलो उसके बाद ठीक फिर है, एक छोटा ऐसे टॉपिक और देखते हैं, रेडियल देख लेंगे। सोचना अभी अब तो सर मैंने बोल सर दिया है, वो ठीक है सर, एक काम और करना सर, जो भी आप ऑर्थोसिस बता रहे हो ना, अगर उसके बाद फोटो मिल जाए, फोटो अगर आप उसकी इमेज वगैरह निकाल सको कहीं से, तो वो अपना मेल वो नेट पे निकाल के दिखा देना, बस अपने फोन में निकाल देना, ये दिखा देना। मैं आपको कैसे भी दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास है। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर। तो ओके फिर सर। फोन कर लेना, सारे के सारे फोन कर लेना, वीडियो मांग लेना, ठीक है। ठीक है, ठीक है सर। चलो ठीक है फिर, और कुछ तो नहीं है, और कुछ तो नहीं है, नहीं सर, और नहीं है विशाल। और ये ठीक है, चलो ठीक है फिर, ओके 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 सर, बाय ओके सर, बाय बाय। बाय सर। ठीक है सर, बाय।